तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्ड बूस्टर के अंदर हिंदी मीडियम में सारी फिजिक्स। तो भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस बोर्ड बूस्टर बैच में इन हिंदी मीडियम, जहां पर बहुत मजा आने वाला है। बच्चों लास्ट 2 लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत ध्यान से समझे होंगे, बहुत जानकारी आपको वहां मिली होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर आपके लिए, एक नए तरीके से और नए वे में, इन अ सिंपल लैंग्वेज। बच्चे बहुत से बच्चों की डिमांड आती है हिंदी मीडियम में वीडियो अवेलेबल नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आपकी इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स वाला आपके लिए लाया है बोर्ड बूस्टर हिंदी में। तो भाई आज की क्लास मेरा नाम आकाश, आप सभी का दोस्त, आप सभी का यार, आप सभी का भाई और आप सभी का स्काई सर। तो भाई मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स। तो आज हम बेसिकली पढ़ने के वाले, आज हम नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वन शॉट। आज इस पूरे लेक्चर में, इस 1-1.5 घंटे का जो लेक्चर होगा, इस 1-1.5 घंटे के लेक्चर में मैं पूरे चैप्टर को कवर कराऊंगा एक शॉट में। तो भाई ध्यान से देखेंगे आज चैप्टर कौन सा कवर करने वाले। पहली बात तो आज हम चैप्टर कवर करेंगे विद्युत धारा। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा। काफी बच्चे कहते हैं कि सर चैप्टर पढ़ने में तो बहुत आसान लगता है, जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ इजी और सिंपल तरीके से मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा आप सभी के सामने। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने के वाले हैं, आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो आपने सुना होगा, विद्युत आवेश अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद विद्युत धारा, इंग्लिश का नाम भी यहां लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद विद्युत विभव, देन उसके बाद ओम का नियम। भाई ओपी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओम का नियम समझ लो, आने वाले 3-4 टॉपिक ऑटोमेटिक लाइन से कवर होते हैं। उसके बाद समांतर क्रम व श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का, ये भी ओपी कॉन्सेप्ट भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझना, अच्छे से जानना, अच्छे से समझना। भाई विद्युत धारा की शक्ति और धारा का ऊष्मीय प्रभाव, सुनना, समझना, सोचना, आराम से सबको समझ आएगा। तो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश। करें शुरू भाई। तो देखो आज सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं विद्युत आवेश। अभी आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश होता क्या है भाई, अंग्रेजी में से कहते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चे पहले ये परिभाषा को साइड में रखते हुए पहले इसकी बात समझ लें, होता क्या है। अब भाई चार्ज, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी फिजिकल गुण है, एक भौतिक गुण है जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करने लगती है, अट्रैक्ट, या फिर क्या करने लगती है, रिपेल। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या फिर क्या करती है बच्चे, प्रतिकर्षित। तो भाई विद्युत आवेश किसी वस्तु का ऐसा भौतिक गुण है जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या फिर क्या करती है, प्रतिकर्षित। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, आपको मैं उदाहरण बताऊं कि कब ऐसा होता है। याद करो बचपन में किसी का बर्थडे होगा तो हमने बलून्स ऐसे सर पर रगड़कर दीवार पर चिपकाए होंगे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर उस बलून पर आ जाता है आवेश, चार्ज, जिसकी वजह से वो दीवार को अट्रैक्ट करने लगता है। उसके अलावा कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि किसी कॉम को सर पर रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कागज को अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर आ जाता है चार्ज, उस पर आ जाता है आवेश। तो भाई विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। साधारण सी बात है भाई। अब परिभाषा कहती है कि द्रव्य मतलब हर तरह के पदार्थ के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होती है। तो द्रव्य के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी अदिश भौतिक राशि जिसके कारण वस्तु में चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश कहलाती है। बच्चे आवेश को क्यू से प्रदर्शित करा जाता है। आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चे? क्यू से। कभी कभी आप देखोगे कैपिटल क्यू से और कभी कभी आप देखोगे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। कभी बड़े वाले क्यू से, कभी छोटे वाले क्यू से, दोनों से कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी मर्जी पर, डिपेंड करता है क्वेश्चन की मर्जी पर, डिपेंड करता है क्वेश्चन कहता कौन सा कैपिटल चाहिए या स्मॉल चाहिए। उसके बाद आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश को हम प्रदर्शित करते हैं प्लस क्यू से, ऋणावेश को प्रदर्शित करते हैं हम माइनस क्यू से। अब यहां पर छोटे वाले का भी यूज कर सकते हो। बच्चे बात याद रखें, किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश का मान होगा ना, याद रखना हमेशा इस बात को, कुल आवेश का मान क्या होता है? सदैव 0। ठीक है, कुल आवेश का मान सदैव कितना होता है बच्चे? 0 का मतलब कितना होता है? 0। अब 0 होने की वजह से ही तो इसे एक बार धनात्मक लिया है और एक बार क्या लिया है? ऋणात्मक। प्लस माइनस नहीं लिया हमने, क्या लिया? धनात्मक और क्या लिया? ऋणात्मक। अब भाई ये भौतिक राशि है, भाई ये एक भौतिक राशियां तो वो होती है ना जिन्हें हम नाप सकते हैं, तो इसे भी नाप सकते हैं। और जब भी हम किसी चीज को नाप सकते हैं ना तो उसका मात्रक यूज किया जाता है। तो यहां पर आवेश का जो मात्रक होता है ना वो होता है कूलाम। क्या होता है बच्चे? कूलाम। क्योंकि कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में बहुत सारी संरचनाएं करी। तो उसी सीरीज में कूलाम को हम प्रदर्शित करते हैं सी से, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। याद रखेंगे। तो आवेश एक ऐसी भौतिक
गुण है जिसकी वजह से किसी वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित करते हैं बच्चे क्यू से। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है इसका कूलाम। मैं जानता हूं आपके ये सारी बातें समझ आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपको आवेश समझ आए ना तो ही आगे बढ़ना। अब आवेश के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जिसे कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। बच्चे इसके बेसिस पर हर बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बेसिस पर आप किसी भी बोर्ड के हो ना, हर बोर्ड पर इसके बेसिस पर आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है। बहुत ध्यान से समझना, एक बार में समझना। सबसे पहले आवेश का क्वांटीकरण हमें सिखाता क्या है, मैं आपको बताता हूं मेरे तरीके से कि आवेश का क्वांटीकरण आपको दो चीजें सिखाता है। आवेश का क्वांटीकरण आपको दो चीजें सिखाता है। पहला तो ये कहता है कि आप किसी भी वस्तु पर कुल आवेश की गणना कर सकते हो। पहला क्या कहता है कि ये किसी भी वस्तु पर कुल आवेश की गणना करने में आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। तो आवेश के क्वांटीकरण से एक काम आप ये भी कर सकते हो कि किसी भी वस्तु पर क्या कुल आवेश की गणना कर सकते हो। अब आवेश का क्वांटीकरण दूसरा जो उसका मुख्य काम है वो क्या करवाता है, सुनेंगे अपन ध्यान से। आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि भाई किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा ना, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा ना उसके गुणज में होगा। इतनी सी बात कहता है, इतनी सी बात कहता है। मैं फिर से लिख देता हूं, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कैसा होगा बच्चे? पूर्ण गुणज में होगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा माना गया, ऐसा जाना गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश सबसे कम होता है। इससे कम कुछ नहीं होता, इससे कम कुछ। कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो है, 1.5 इलेक्ट्रॉन सुना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं सुना? ऐसा होता ही नहीं भाई, ऐसा होता ही नहीं है। तो भाई जब ऐसा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो भी तो कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो भी तो कंप्लीट होगा। तो किसी वस्तु पर भाई हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस पर आवेश कैसे निकालोगे? तो 5 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये E क्या है भाई? E का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो सकता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन के लिए दैट इज नेगेटिव। ये कैसा होता है बच्चे? ऋणात्मक होता है। तो बच्चे किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है, आवेश की गणना करिए 5E का मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो लो भाई 10E आवेश की गणना हो गई। तो भाई आवेश की गणना सिंपल वे में आप क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज से आवेश के क्वांटीकरण से इजीली कर सकते हो। आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब यहां पर n का मान सदैव 1 2 3 4 ऐसा होगा। n का मान कभी भी परिमेय में नहीं हो सकता। 1/2 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, 0.2 नहीं होगा, 0.3 नहीं होगा। हमेशा n का मान कैसा होगा बच्चे? कंप्लीट होगा। n का मान हमेशा कैसा होगा? कंप्लीट। बोलो चमका। आवेश का क्वांटीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई जैसे सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं, मानो किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश की गणना करो, तो 5 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इजीली एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बहुत आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। आवेश का क्वांटीकरण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट। इस टैग को जितना मैंने ये पोर्शन लिया ना, इसको 2-3 बार रिपीट करके देखना। जितने एरिया में मैंने ये जितने टाइम लिमिट में आवेश का क्वांटीकरण समझाया ना, इसको 2-3 बार रिपीट करके देखना। मैं एक बार फिर से, किसी भी वस्तु पर आवेश होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इंटू ई, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इंटू ई, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इंटू ई। ऐसे आप किसी वस्तु पर आवेश के मान को निकाल सकते हो। मात्रक तो याद करो, मात्रक तो याद करो भाई। मात्रक क्या था भाई? याद है ना मात्रक? इसका मात्रक था कूलाम। इसका मात्रक था क्या भाई? कूलाम। कूलाम भाई, कूलाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले ही हमने पढ़ा था कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब भाई आ गया कॉन्सेप्ट का बाप, जिसका नाम है विद्युत धारा। जिसका नाम क्या है? विद्युत धारा। अब भाई विद्युत धारा समझने के लिए एक बात याद रख लेना, विद्युत धारा आप किसी चालक में से, किसी कंडक्टर में से प्रवाहित कर सकते हो। तो आप अगर विद्युत धारा के बारे में बात करते हो ना, तो विद्युत धारा के लिए आपको सबसे पहले चाहिए चालक। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक तार है जिसका नाम क्या है? AB। ये एक चालक पदार्थ का बना हुआ है, जैसे कि तांबे का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है ना, तांबे का, एल्यूमिनियम का, आयरन का हो सकता है, जिसमें से धारा का प्रवाह सुगमता से हो सके, उन्हें कहा जाता है चालक। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? चालक। तो AB एक चालक पदार्थ का बना हुआ तार है ना, जो कि अपने में से धारा प्रवाहित आराम से करता है। अब बच्चे सुनो ध्यान से, अब इस तार में से क्या प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन।
क्या प्रवाहित होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित होगा, साथ में क्या प्रवाहित होगा उस पर? आवेश। तो किसी भी चालक में से आवेश का प्रवाहित होना ही तो धारा है। किसी भी चालक में से आवेश का प्रवाहित होना ही तो धारा है भाई। किसी भी चालक में से आवेश का प्रवाहित होना ही तो धारा है। और जब हम इसे नापते हैं ना, तो आवेश में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, क्या बोला बच्चे? हम बोल रहे हैं कि जब आवेश में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है ना, उससे हम विद्युत धारा की फॉर्म में नाप लेते हैं। उससे हम किस में नाप लेते हैं बच्चे? विद्युत धारा से। तो भाई जब भी किसी चालक में से, सुनना, जब भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है, तो उसका मतलब क्या है? जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा के प्रवाहित होने का मतलब क्या है? उस चालक में आवेश का प्रवाहित होना। उस चालक में किसका प्रवाहित होना बच्चे? आवेश का प्रवाहित होना। तो आवेश प्रवाह को जब हम समय के सापेक्ष नापते हैं ना, तो उसे ही तो कहा जाता है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा का मतलब किसी भी चालक में से आवेश के प्रवाहित होने को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को नापने के लिए एक साधारण से सूत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है बच्चे, और आवेश को प्रदर्शित किया जाता है क्यू से, और समय को प्रदर्शित किया जाता है टी से। तो लो भाई, एक विद्युत धारा का फॉर्मूला एक ही आ गया, क्योंकि हम जानते हैं आवेश के क्वांटी करंट से क्यू क्या होता है? एनी। तो लो भाई, यहां से एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज एनी बाई टी। क्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया ऊपर? एनी बाई टी। तो यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। सुनना, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ ना बैटरी लगाई ना कुछ लगाई, तो यहां से धारा कैसे प्रवाहित होने लगी ना आपने। अब बच्चे इस सवाल का जवाब, भाई धारा प्रवाहित करने के लिए आपको धारा का कोई सा सोर्स या फिर स्रोत लगाना होगा। सुनना मेरे शब्दों को, यहां से चीजें मैं उलट दूंगा। तो धारा किसी भी बैटरी के, किसी भी सेल के धनात्मक से ऋणात्मक, पॉजिटिव से नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक नोड की तरफ बढ़ती है। तो धारा की दिशा, धारा, विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना, वो होती है, सुनना मेरे शब्दों को ध्यान से, विद्युत धारा की दिशा होती है धनात्मक से लेकर ऋणात्मक की ओर। धनात्मक से लेकर कहां होती है? ऋणात्मक की ओर। अच्छा आगे, सर आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि जब भी किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो क्या होगा भाई? विद्युत धारा बनेगी। तो विद्युत धारा की दिशा तो धनात्मक से ऋणात्मक हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? तो भाई इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो भाई ऋणात्मक आवेश है, तो वो उल्टा चलेगा। वो कैसे चलेगा? उल्टा। तो वो क्या कहता है कि मैं कहां से चलूंगा भाई? नेगेटिव ने दूर भगा दिया, तो नेगेटिव से बढ़कर कहां जाऊंगा भाई? पॉजिटिव की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका कारण देखो भाई, इसका कारण देखो भाई, क्योंकि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं बच्चे? प्रतिकर्षित। जब आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, तो अगर मैं बात करूंगा सिर्फ धनात्मक की, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं विपरीत आवेश की, अगर मैं बात करूं विपरीत आवेश की, विपरीत आवेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? ये आकर्षित। क्या करेंगे बच्चे? ये आकर्षित। तो बच्चे मेरे को एक बात पता चली कि प्लस प्लस धनात्मक के बीच और ऋणात्मक के बीच कौन सा प्रतिकर्षण लगेगा, और धनात्मक ऋणात्मक के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। आया समझ? आया समझ? याद रखेंगे। तो यही तो वजह है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा कैसी होती है? उल्टी, ऋणात्मक से धनात्मक। बच्चे याद रखना, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो भाई काफी बच्चे उल्टा लिखा है, तो उन्हें लगा कि मैंने धारा की दिशा पूछी है। नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे? करंट की जो धारा है उसकी दिशा के विपरीत प्रवाहित होते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, धारा की दिशा के विपरीत प्रवाहित होते हैं। तो नेगेटिव, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो धारा कहां से कहां प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। बोलो चमका, बोलो आया, बोलो समझे। आ तो गया होगा, सारी बातें आपको समझ। तो भाई इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना बच्चे ध्यान से, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने से पहले इसका मात्रक। अब मैंने कहा कि धारा, अब मैंने कहा कि धारा को हम नाप सकते हैं, धारा को नाप सकते हैं। तो कैसे नापोगे भाई? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक होता है बच्चे एम्पियर, और इसे लिखा जाता है ए, है ना, क्योंकि अंग्रेजी में एम्पियर है इसलिए ए से लिख दिया। अब भाई इसका पूरा नाम आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अब एक एम्पियर को परिभाषित करो, तो ये लिखिए भाई, ये परिभाषा लिखिए एक एम्पियर की परिभाषा, कि जब भी किसी, सुनना ध्यान से, अब आप जानते हो धारा का फॉर्मूला I = Q/T। जब भी किसी चालक में से एक कूलाम का आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, तो इस स्थिति में धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर। भाई परिभाषा पहले ही लिखी हुई है,
परिभाषा मैंने पहले ही लिख कर दी है। परिभाषा कहती है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। क्लियर? ये परिभाषा कई बार 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी गई है भाई, कई बार 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी गई है, बच्चे कहते हैं बताई नहीं। ये लिखी तो है भाई सामने, पकड़ो तो पहचानो तो। आया समझ भाई? आगे देखो भाई। अब बच्चे ये है भाई नई चीज ऐड हो गई कि भाई विद्युत धारा नापने का तो मैंने बोल दिया, नापोगे कैसे, कौन नाप के देखा? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, कैसे नापोगे? तो बड़ा साधारण सा उत्तर है बच्चे, परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए हम उपयोग करते हैं अमीटर का। किसका यूज करते हैं बच्चे? अमीटर का। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि किसी भी चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को ज्ञात करके देता है। अमीटर किस किस में नाप सकता है भाई? अमीटर नाप सकता है बच्चे एम्पियर में, या मिली एम्पियर में, या माइक्रो एम्पियर में मेजर कर सकता है। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बच्चे? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मैं आपको अभी एक उदाहरण देकर बताता हूं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे मैं लिख देता हूं भाई, नोट्स में आपके काम आता है। अब बच्चे मान लिया कि भाई एक तार है, इस तार में से किसी बैटरी के जरिए, किसी सेल के जरिए धारा प्रवाहित हो रही है। मुझे पता लगाना है इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये लो भाई, क्या जोड़ दो? अमीटर। ये अमीटर आपको साधारण से तरीके से नापकर बता देगा। इसका एक पॉइंटर होता है, एक कांटा होता है, ये आराम से आपको नापकर बता देगा कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, चाहे वो एम्पियर में, चाहे वो मिली एम्पियर में, चाहे वो माइक्रो एम्पियर में, डिपेंड करता है परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है भाई, चमका? तो भाई विद्युत परिपथ में किसी भी धारा को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर कमेंट में लिख दो, अमीटर। आगे देखें। ओ भाई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 एम्पियर में मतलब आई कितना दिया है बच्चे? 1 एम्पियर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन का मान मुझे निकालना है। देखें, देखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, बड़े सिंपल वे में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब हम जानते हैं कि आई है, एन हमें निकालना है, और क्यू हो सकता है हमारे पास हो, और समय भी दिया होगा, समय, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समय भी हम ले लेते हैं 1 सेकंड। अब देखो बड़े साधारण से तरीके से आ जाएगा। तो भाई हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू की जगह हम क्या पुट कर दें? एन ई बाई टी। ठीक, याद करो आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, और भाई समय भी हम ले लेते हैं यहां पर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 सेकंड में हम मान ले लेते हैं बच्चे। तो देखो आई का मान दिया है मुझे 1 एम्पियर, ठीक, एन का मान तो मुझे निकालना है, और ई का मान तो बच्चा बच्चा याद करके बैठा हुआ है, 1 × 10⁻⁻19 अपॉन में टी का मान कितना दिया हुआ है मुझे? 1। तो बच्चे 1 को मैं यहां ले आऊं तो 1 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो भाई n निकालना है तो इसको यहां ले आओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, 1.6 इंटू 10⁻+19 हो गया, ये नीचे से ऊपर उठकर कैसा हो गया भाई? प्लस में। अब बच्चे देखिए 1/1.6, ये लो, जब आप 10/16 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। लो भाई एक 10 उधार ले लो, यहाँ एक 19 10 है, हमने एक उधार ले लिया, तो यहां पर लो 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का बवंडर आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनों की बाढ़ आ गई होगी, इलेक्ट्रॉनों की भीड़ आ गई होगी, इलेक्ट्रॉनों का कुंभ लग गया होगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन से हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे। 6.25000000000000 लगाते जाओ, 16 जीरो, थक जाओगे, ये काउंट नहीं कर पाएंगे। तो भाई 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए पिछली स्लाइड को अच्छी तरह से ध्यान से समझ कर आए। तो भाई आगे देखो भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले तो पॉज करो वीडियो को। आप लोग नोट्स बना रहे होगे ना, पेन कॉपी साथ में रखे होगे, मूवी की तरह मत देखा करो, मूवी की तरह मत देखा करो वीडियो को, पेन कॉपी साथ में रखा करो। इन्फॉर्मेटिव है, आपको सीख कर ही जाओगे, आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो पॉज करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले तो इसे पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कहता है कि कोई विद्युत बल्ब है जिसके तंतु में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई का मान कितना है बच्चे? 1 एम्पियर। और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 10 मिनट। ओ भाई, मिनट का तो हमारे पास कोई रोल नहीं है, हम हमेशा समय किसमें पुट करते हैं? सेकंड में। तो 10 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं भाई? 600 सेकंड। और हमें क्या निकालना है भाई? विद्युत परिपथ आवेश का मान। लो भाई,
आवेश। अब फॉर्मूला क्या होता है इन तीनों में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन तीनों में रिश्ता क्या कहलाता है, तो भाई इनका रिश्ता होता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई आई टी, तो Q अपनी जगह है, I का मान हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर और T का मान कितना दिया हुआ है 600, तो आवेश का मान कितना आ गया 600 कूलाम। आवेश का मान कितना आ गया भाई 600 कूलाम। बोलो चमका, बोलो आया समझ। बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आपको लगा होगा कि बहुत टफ, कुछ भी नहीं था। बस आप ये जीवन जो होता है ना, मतलब जो दिया है, जो गिवन है, वो जीवन कहता हूं मैं, सब ना जाने क्यों, वो जीवन है ना, जीवन को देख लिया करो बच्चे। मूवी की तरह मत देखा करो भाई, पेन कॉपी लेकर बैठा करो, सॉल्व करा करो क्वेश्चन। भाई कुछ सीख कर ही जाओगे आप, भाई कुछ सीख कर ही जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, टाइम तो बहुत बचेगा। आगे विद्युता, बहुत 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 ओपी कॉन्सेप्ट। आने वाले 3-4-5 टॉपिक इसी से होने वाले हैं, आने वाले 3-4-5 टॉपिक इसी से होने वाले हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत विभव। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, विद्युत विभव। समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युत विभव को समझने से पहले एक आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसके बारे में देते हैं। मान लो कि भाई हमारे पास एक आवेश है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ये सिर्फ मैंने उदाहरण लिया है। इस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर इस आवेश का प्रभाव रहेगा। ठीक है, फिर से मान लिया मेरे पास एक धनावेश है, इस धनावेश या फिर ऋणावेश भी ले सकते हो, आवश्यकता जैसी हो। इस धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इसका प्रभाव रहेगा, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इसका प्रभाव रहेगा, वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा बच्चे, विद्युत क्षेत्र। फिर से भाई इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इसका प्रभाव रहेगा। अब मैं यहां पर एक प्लस क्यू रख दूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। लेकिन जैसे ही मैं यहां रख दूंगा ना एक प्लस क्यू, तो इस पर बल लगने लगेगा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश पर बल लगता है, देखो देखो कैसे, मैंने यहां पर रखा था ना तो बल लगा था, यहां पर रखूंगा ना कोई बल, यहां पर रखूंगा तो बल लगेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश पर क्या लगता है बच्चे, बल। बोलो चमका। अब समझना, अब समझना परिभाषा। तो किसी इकाई धनावेश, तो मेरे पास एक धनावेश है जिसका मान 1 है, इकाई धनावेश को अनंत पे रखा है, मतलब इसके सापेक्ष बहुत दूर रखा है। तो अनंत से लेकर मैं इसे उठाकर यहां तक लाऊं, कहां तक ला रहा हूं बच्चे, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना काम करना पड़ा ना, उसे ही हम कहते हैं क्या, विद्युत विभव। एक बार फिर से, किसी एकांक धनावेश को जो बहुत दूर रखा है, बहुत दूर मतलब कितना रखा हुआ है, अनंत पर, अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ा ना बच्चे, उसे बोला जाता है विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसे, प्रदर्शित करते हैं बच्चे V से। क्या बोला मैंने, एक आवेश को उठाकर लाया मैं, कहां से कहां तक, अनंत से लेकर एक बिंदु तक, और उसको उठाकर लाया जिसका नाम क्या था, Q0। ठीक है बच्चे, इसका मात्रक, इसका मात्रक देखें, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक आप जूल बाय कूलाम भी पुट कर सकते हो। इतना ना उलझते हुए डायरेक्टली आप क्या पुट करोगे, इसका मात्रक वोल्ट। डायरेक्टली आप इसका मात्रक क्या पुट करोगे, वोल्ट। भाई तो विभव का मात्रक क्या होता है बच्चे, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। कई बार डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, कई बार एग्जाम्स में ये डेफिनेशन आ चुकी है, कई बार किन्हीं अलग अलग बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। बड़ी साधारण सी परिभाषा है कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ा ना, उस काम को, उस वर्क को ही क्या कहते हैं बच्चे, पोटेंशियल। उस वर्क को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव। आगे अब अगला है विभवांतर। अगर आपको विभव समझ आ गया ना, विभवांतर भी बहुत आसानी से समझ आएगा। तो भाई सबसे पहले मान लो एक धनावेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। मान लो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, एक आवेश यहां पर रखा हुआ है, एकांक धनावेश, और इसको उठाकर यहां पर ले आओ। तो ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक लाने में जो कार्य करा है, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक लाने में जो कार्य करा है, उस कार्य के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। क्या बोला देखो बच्चे, कि धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक विद्युत धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया। अब भाई बड़े सिंपल तरीके से इस आवेश को आपने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया ना, वही कहलाता है विद्युत विभवांतर। यही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। इसका सूत्र होता है बच्चे, स्थिति पर डिपेंड करता है, WB माइनस WA भी हो सकता है, WA माइनस W भी हो सकता है, वो स्थिति पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पर WB माइनस WA और अपॉन में आवेश का मान रख दो भाई, धनावेश। लो भाई, इसका मात्रक भी क्या होता है बच्चे, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है बच्चे, सेम टू सेम वोल्ट, और अंग्रेजी में से कहते हैं वोल्टेज। नाम तो सुना ही होगा,
अंग्रेजी में से क्या कहते हैं बच्चे? वोल्टेज। क्या कहा जाता है बच्चे? वोल्टेज। हाँ भाई, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर फिर से, सर आपने वोल्टेज बता दिया, सर आपने विभवांतर बता दिया, सर आपने विद्युत धारा को नापने का यंत्र तो बता दिया, अब विभवांतर को नापने का यंत्र भी तो बता दो। तो विभवांतर को नापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं बच्चे वोल्टमीटर। विभवांतर को नापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। तो भाई वोल्टमीटर कैसा होता है? किसी भी परिपथ में वोल्टमीटर कुछ इस तरह से बना दिखता है। किसी भी परिपथ में वोल्टमीटर हमें कुछ इस तरह से बना दिखता है। मान लो एक विद्युत चालक तार है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे प्रवाहित हो रही होगी सर? कहीं बैटरी लगाई होगी आपने। अब भाई इसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का मुझे विभवांतर निकालना है। तो इस विभवांतर को निकालने के लिए मैं इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या लगा दूंगा? एक वोल्टमीटर। क्या लगा दूंगा बच्चे? एक वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर सदैव कैसा जुड़ता है? सदैव जुड़ता है समांतर में। देखो बच्चे डायग्राम में ध्यान से देखो, हमने इसे किस में जोड़ा है बच्चे? समांतर क्रम में। किस में जोड़ा हुआ बच्चे? समांतर क्रम में, क्योंकि ये दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर निकाल रहा है। तो विभवांतर निकालने के लिए कौन सा क्रम? समांतर क्रम का उपयोग किया जाता है। बोलो चमका, बोलो। आया आ गया होगा भाई, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मैं पहचानता हूं कि आप सभी को सारी बातें आ चुकी होंगी समझ में। तो भाई विभव, विभवांतर, विद्युत धारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। विभव, विभवांतर, विद्युत धारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको आवेश के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इतनी बातें समझ आई है ना, तो एक बार कमेंट में लिख दो कि हाँ समझ आया। लिख देना भाई, मैं पढ़ूंगा सारे कमेंट। आगे देखते हैं भाई। अब भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें परिभाषित करना है 1 वोल्ट को। बड़े साधारण तरीके से हम परिभाषित करेंगे बच्चे। हम जानते हैं पोटेंशियल, विभव, विभव का सूत्र क्या होता है? W इज W बाय Q नॉट। मान लो एक आवेश है जिसका मान है 1 कूलाम। तो एक आवेश है जिसका मान कितना है? 1 कूलाम, और इस आवेश को एक अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है? 1 जूल। तो किसी 1 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जब 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो इस स्थिति में जो विभव होता है ना, वो कितना होता है बच्चे? 1 वोल्ट। तो हिंदी में लिख देता हूं, प्योर हिंदी लिख देता हूं। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। ठीक है बच्चे? तो मतलब 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक ले जाने में जब 1 जूल कार्य करना पड़े ना, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। फिर से, जब 1 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जब 1 जूल का कार्य करना पड़े ना, तो उसे कितना कहते हैं बच्चे? 1 वोल्ट। नोट्स में आप लिख लेना, नोट कर लेना मेरी बातों को सुनकर। मैं जानता हूं आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो भाई, नोट्स बनाए करो, क्योंकि आधी बातें तो यहीं क्लियर हो जाती हैं, आधी बातें तो आपको यहीं समझ आ जाती हैं भाई। इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब भाई ये रिपीटेड है, इसको सेल्फ करें, स्वयं कोशिश करें इसको करने की, स्वयं करें, खुद कोशिश करें इसको सॉल्व करने की बच्चे। आगे बढ़ते हैं भाई। अब भाई ये तो बहुत, अब क्वेश्चन कैसा है कि विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए विभवांतर किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। मतलब अब आप ध्यान से देखें बच्चे, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए? विभव में अंतर। मतलब क्या चाहिए? विभवांतर। और विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम यूज करते हैं बैटरी का या फिर सेल का। किसका यूज करते हैं बच्चे? हम बैटरी का, या फिर हम किसका यूज करते हैं बच्चे? सेल का। राइटिंग अच्छी नहीं आई, फिर से लिखना पड़ेगा बच्चे। हम किसका उपयोग करते हैं बच्चे? बैटरी का या फिर सेल का। या फिर बैटरी उपयोग कर लो सर, या फिर सेल उपयोग कर लो, दोनों में से कोई भी। अब भाई आपने कई डायग्राम में ऐसा बना देखा होगा, अब ये होता है सेल, ये वाला हिस्सा धनात्मक होता है और ये वाला हिस्सा कैसा होता है? ऋणात्मक। अब भाई कई जगह आपने ऐसा बना देखा होगा, आपने इस तरह का बना देखा होगा, प्लस माइनस लाइक दैट। तो ये होती है बैटरी। तो किसी भी परिपथ में से विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किसका? बैटरी या सेल का उपयोग किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण ही होता है। अगर आपके विभव में अंतर नहीं होगा ना, तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। चीजें क्लियर बेटा? चीजें समझ आई? अगर समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है ओम का नियम। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बच्चे? ओम का नियम। मैं एक नया पेज लेता हूं, उसके बाद आपको आगे की बातें समझाता हूं। आंसर देना। मैं एक स्थिति नंबर 1 रख रहा हूं, एक स्थिति नंबर 2 रख रहा हूं, एक स्थिति नंबर 3 रख रहा हूं।
मानो मैंने एक धारावाही चालक लिया ए बी, मानो मैंने एक धारावाही चालक लिया ए बी, मानो मैंने एक धारावाही चालक लिया ए बी। तीनों स्थिति में तार एक ही है। तार का नाम क्या रखा है बच्चे मैंने? ए बी। तो मतलब तार की लंबाई एक जैसी रहेगी, तार की मोटाई एक जैसी रहेगी और तार का तापमान भी सेम रहेगा। ठीक है, फिर से मैं ओम के नियम के बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई तार की लंबाई बराबर रहेगी हमेशा, तार की लंबाई हमेशा एक जैसी रहेगी, तार की मोटाई भी हमेशा एक जैसी रहेगी, तार की मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट भी एक जैसी रहेगी और तार का तापमान भी तो एक जैसा रहेगा। तो इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी कौन नापकर बताएगा मुझे? याद करो, अमीटर। कौन नापकर बताएगा मुझे? अमीटर। कौन नापकर बताएगा मुझे? अमीटर। ठीक है, अब पहली स्थिति में मैंने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है, और इस बैटरी का विभव था 5 वोल्ट। ठीक, दूसरी स्थिति में मैंने भी फिर से बैटरी जोड़ दी। अब इस स्थिति में जो विभव था 12 वोल्ट था और तीसरी स्थिति में मैंने बैटरी जोड़ दी कौन सी? 25 वोल्ट की। अब मुझे आंसर दीजिए ए बी या सी, मतलब 1 2 3 तीनों में से किस स्थिति में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी? तो आपका आंसर होगा सर तीसरी स्थिति में। कौन सी स्थिति में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी? तीसरी स्थिति में। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं बैटरी का विभव बढ़ाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे धारा क्या आती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या बोला बच्चे? जैसे जैसे बैटरी का मैं विभव बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे इन दोनों ए बी के मध्य जो विभवांतर है ना, उस विभवांतर कौन उत्पन्न कर रहा है? बैटरी या सेल? हमने पढ़ा ना, ये सेल जो लगे हैं ना, ये जो बैटरी जो लगी हुई है ना, सेल जो है विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं और जैसे जैसे मैं विभवांतर का मान बढ़ाता जाऊंगा, धारा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो मुझे क्या पता चला कि ओम के नियम से, ओम के नियम अनुसार हमने अभी पढ़ा, ओम के नियम से अगर आपको ये बातें समझ आई ना कि विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान भी तो बढ़ रहा है। क्या बोला बच्चे? विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान भी तो बढ़ रहा है, मतलब वी प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चे? आई के। वी प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चे? आई के। जैसे जैसे विभव बढ़ाऊंगा ना, विभवांतर बढ़ाऊंगा, दो बिंदुओं के बीच में धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। शर्त, सर शर्त क्या है? क्यों बढ़ रहा है? शर्त इतनी है कि इसका ताप, इसका आकार और इसका अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब इसकी मोटाई हमेशा कैसी होना चाहिए? नियत। अनुप्रस्थ काट, ये सारी की सारी चीजें कैसी होना चाहिए? नियत। इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो भाई अब हम पढ़ते हैं थ्योरी की बातें। तो भाई किसी भी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये रहा ओम का नियम, ये रहा ओम का नियम। स्थिति क्लियर लिखी हुई है कि तार का ताप समान होना चाहिए, मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच आप विभवांतर लगाते हो ना, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। किसने दिया? 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। उन्होंने क्या दिया? 1827 में एक वैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने कहा कि भाई धातु के तार में से प्रवाहित धारा मान लो आई है और उसका विभवांतर वी है, तो इस स्थिति में जो वी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बच्चे आई के। वी समानुपाती होगा आई के। विद्युत धारा बढ़ेगी अगर आप विभव के मान को बढ़ाओगे। बोलो क्लियर है? अब आगे सुने भाई, वी प्रोपोर्शनल हटाकर हम हमेशा नियतांक कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं और यहां पर हमने क्या लगाया बच्चे? आर। तो आर क्या है बच्चे? एक नियतांक, जिससे, नियतांक मतलब कांस्टेंट, जिससे कहा जाता है प्रतिरोध। चालक का क्या कहा जाता है बच्चे? प्रतिरोध। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई, अनुप्रस्थ काट और तापमान पर निर्भर करता है, जो कि हमेशा कैसा रहना चाहिए? नियत। कैसा रहना चाहिए बच्चे? नियत। तो ये ओम के लॉ को मैंने समझाया है और ये ओम का लॉ लिखा हुआ है, वी प्रोपोर्शनल आई, वी इक्वल्स टू आर आई। आर नियतांक है और इसे कहते हैं प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। तो जब ये नियत है तो प्रतिरोध भी क्या हो गया? ऑटोमेटिकली नियत। ताप, आकार, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आगे भाई ओम के नियम की सीमाएं। अब पहले तो ओम के नियम की सीमाएं समझने से पहले ओम के नियम के बारे में कुछ और बातें सीख लेते हैं। मान लो, इसको मैं रफ कर देता हूं, मान लो अगर मैं वोल्टेज मतलब विभव और धारा के लिए ग्राफ बनाऊं। भाई क्या करा मैंने? एक ग्राफ बनाया। ग्राफ तो आप जानते ही होगा ना। मैंने क्या करा? वोल्टेज और धारा के मध्य एक ग्राफ बनाया। तो भाई ओम के नियम के अनुसार एक सीधी रेखा मिलती है मुझे। कैसी मिलती है बच्चे? सीधी रेखा। तो जब भी हम वी व आई के मध्य ग्राफ खींचते हैं, के मध्य क्या खींचते हैं बच्चे? ग्राफ। वी या आई के मध्य जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा कैसी होती है? सीधी रेखा। हमेशा कैसी मिलती है बच्चे?
सीधी रेखा के रूप में मिलता है। क्योंकि ओम का नियम तभी फॉलो होगा जब वोल्टेज के साथ करंट मतलब धारा के साथ विभव का मान बढ़ेगा। बोलो चमका। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कई बार ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि यदि आप विभव व धारा के मध्य ओम के नियम के लिए ग्राफ बनाती हो तो कैसा आकार मिलता है? तो हमें मिलता है एक सरल रेखा, हमें मिलती है एक सीधी रेखा मिलती है जो कि ऊपर बना हुआ है। आगे समझते हैं भाई ओम के नियम की सीमाएं। ओम का नियम केवल उन पदार्थों पर लागू होता है जो कि चालक हो, और चालक जो होते हैं ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ओम का नियम हम लगाने से पहले एक बात समझ लेंगे कि हम चालक की बात कर रहे हैं। चालक मतलब वो पदार्थ जो अपने में से धारा को प्रवाहित होने देते हैं। बोलो क्लियर। आगे समझते भाई ताप दाब क्षेत्रफल परिवर्तित करने पर ओम का नियम सत्यापित हो नहीं सकता। ताप दाब क्षेत्रफल परिवर्तित करने पर ओम के नियम का सत्यापन हो नहीं सकता भाई। मतलब आपको जब भी ओम का नियम लगाना है तो ताप दाब और क्षेत्रफल को नियतांक रखना पड़ेगा। जब भी आपको ओम का नियम लगाना है तो ताप दाब और क्षेत्रफल को कैसे रखना पड़ेगा? नियतांक। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ की बातें समझते हैं। अब भाई हमारे घरों में बिजली आती है, हमारे घर में विद्युत धारा आती है। विद्युत धारा आती है तो हमारे घरों में टीवी चलती है। आप अभी शायद लैपटॉप पर देख रहे होगे, आप सभी आप मोबाइल पर देख रहे होगे। तो उसे चार्ज करने के लिए भी तो आपने भाई चार्जर का उपयोग किया होगा। और चार्जर का उपयोग आपने कैसे किया होगा? विद्युत धारा से जो हमारे यहाँ विद्युत धारा आ रही है ना बाहर से एमपीबी से, वो हमारे घरों तक आई होगी। फिर घरों के घर में हमारे चारों ओर बिजली के तारों का जाल बिछा होगा। बिजली के चारों के जाल से हमारे सॉकेट लगे होंगे, उन सॉकेट से ही तो आपके घर में विद्युत धारा आ रही है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए एक परिपथ, एक सर्किट बनाया जाता है, और इस सर्किट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। क्योंकि विद्युत धारा के परिपथ में भाई क्या क्या हो सकते हैं? स्विच हो सकते हैं, प्लग कहते हैं जिसे, बल्ब हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, हमारे घरों में होता है ना, टीवी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है। ये सारी की सारी विद्युत परिपथ का हिस्सा है जो कि विद्युत धारा पर कार्य करते हैं। सुनना मेरे शब्दों को ध्यान से। तो भाई विद्युत परिपथ जो कि अलग अलग विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बना होता है। विद्युत परिपथ में बिजली के तार हो सकते हैं और अलग अलग अवयव, जैसे मैंने अभी टीवी, फ्रिज बोला ना, अभी लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, ये सारे के सारे विद्युत अवयव हैं जो कि विद्युत धारा पर काम करते हैं। अब बच्चे देखो, ऐसा विद्युत आरेख जो कि विद्युत धारा के पूर्ण प्रवाह को दर्शाता है विद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। मतलब जिसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। विद्युत परिपथ जो कि अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे सेल, बैटरी, प्लग कुंजी या संयोजी तार, ये सारी चीजों से मिलकर बना होता है तथा इसमें से विद्युत धारा के प्रवाहित होने को दर्शाता है। मैं उदाहरण देता हूं भाई, ये लगा है एक बल्ब, अच्छा नहीं लग रहा, छोटा बल्ब लगा देता हूं। मान लो ये लगा हुआ है एक बल्ब, ठीक है, ये लगा है एक बल्ब। इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने को क्या लगाना पड़ेगी? एक प्लग, एक कुंजी लगाना पड़ेगी, और ये इसको विभव की वजह से धारा प्रवाहित करने का एक सोर्स। तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो ये बल्ब जल उठेगा मतलब चमक उठेगा। तो इसमें से धारा, ये भी हो गया एक विद्युत परिपथ। ये भी साधारण सा क्या हो गया? एक विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ वो होते हैं जो कि विद्युत धारा के मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए उसमें उपस्थित अवयव के आधार पर चित्र बनाते हैं, उन्हें विद्युत परिपथ कहते हैं। बड़ा साधारण सा है, आगे कुछ आने वाले हैं। अब समझते हैं भाई विद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव के कौन कौन से प्रतीक होते हैं। जैसे सेल को प्रदर्शित किया जाता है इस प्रतीक से। अब भाई बैटरी, मैं आपको बार बार बैटरी और सेल थोड़ी देर से बोलता आ रहा हूं, मैं आपको बार बार बैटरी और सेल बार बार बोलता जा रहा हूं। तो बैटरी और सेल कुछ इस तरह से, भाई सेल इकलौता, और यहां पर जो बैटरी होती है ना, उसमें सेलों का संयोजन होता है। अब खुली प्लग, अगर प्लग इस तरह से है तो ये खुली हुई है और धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या बोला बच्चे? मैं उदाहरण देकर बताता हूं कि भाई ये एक बल्ब है, ये बल्ब कनेक्टेड है एक प्लग से और एक बैटरी से। क्या इसमें से धारा प्रवाहित होगी? क्योंकि ये खुली हुई है तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही मैं इसे बंद कर दूंगा ना, इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये बल्ब कैसा हो जाएगा? जल जाएगा। तो खुली प्लग में से धारा प्रवाहित नहीं होती। बल्ब मतलब यहाँ पे किसी परिपथ में से धारा प्रवाहित करने के लिए बंद प्लग का उपयोग किया जाता है। तार संधि, मतलब इस तार पर से मैंने एक और तार जोड़ दिया, ये तार पर से एक और तार जोड़ दिया, तो तार संधि को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रतीक का उपयोग किया, कभी कभी दो तार एक दूसरे के ऊपर से भी जाते हैं, तो एक तार ऐसा जा रहा है और एक तार इसके ऊपर से ऐसा गुजर गया, तो ये लो भाई, इस स्थिति में तार क्रॉसिंग का यूज किया जाता है। बल्ब का प्रतीक ये होता है, मैंने बताया ना। अब कुछ देर पहले मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बोला था, कुछ देर पहले मैंने आपको प्रतिरोध के, धारा के, अभी मैं बताता हूं प्रतिरोध के बारे में। तो ये रहा
प्रतिरोध का प्रतीक। इसके बाद परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। प्रतिरोध का एक ऐसा उपयोग होता है जो कि हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं धारा नियंत्रक या फिर परिवर्ती प्रतिरोध, जिसमें धारा के मान में परिवर्तन होता रहता है। अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं। अमीटर क्या करता है कमेंट में कर दो फटाफट। वोल्टमीटर क्या करता है कमेंट में लिख दो फटाफट। ये तुम्हारा जो प्यारा सा चेहरा है ना, जो प्यारे से चेहरे पर छुपी हुई जो मुस्कान है ना, उसी मुस्कान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसी मुस्कान के आधार पर कमेंट में लिख के बता दो कि अमीटर और वोल्टो घूर घूर के क्या देख रहे हो। भाई तुम्हारी ही बात कर रहा हूं मैं, सुन रहे हो ना। तो भाई ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो इन बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और इन डायग्राम को ड्रॉ करके देखना। देखो आपकी मुस्कान, आप प्यारे बच्चों की स्माइल को देखकर मेरे चेहरे पर भी आ गई। अब आप अपनी स्माइल को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, खुल के हंसो भाई, खुल के। आगे समझे भाई। अब विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं भाई? ये प्रतिरोध शब्द ही बहुत दिक्कत है। प्रतिरोध शब्द क्या है? दिक्कत। प्रतिरोध का मतलब ही दिक्कत होता है। प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है? दिक्कत। तो विद्युत प्रतिरोध मतलब विद्युत के रास्ते में दिक्कत, खत्म कहानी, यही होता है विद्युत प्रतिरोध। अब ऐसा लिख मत देना, विद्युत प्रतिरोध मतलब विद्युत के रास्ते में दिक्कत क्या कहलाता है? बस, विद्युत प्रतिरोध मतलब विद्युत के रास्ते में दिक्कत। प्रतिरोध वर्ड का मतलब ही क्या होता है? दिक्कत। प्रतिरोध को अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध शब्द का मतलब क्या होता है? दिक्कत या परेशानी। तो जब भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है ना भाई, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है ना, तो वो दिक्कत अगर बीच में कोई कारण से आ जाए तो वो हो गया विद्युत प्रतिरोध। उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाते चलाते मैं अच्छी खासी स्पीड में जा रहा हूं, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ गया। उसने क्या करा? मेरी गति को धीरा कर दिया, मेरी गति को क्या कर दिया? स्लो कर दिया। तो सेम टू सेम विद्युत प्रतिरोध का परिपथ भी यही काम करता है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी चालक का वह गुण जिससे वे अपने में से प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को ओम के नियम से आप इजीली निकाल सकते हो। आर का मान क्या होता है? वी बाय आई। कहां से आया ये? ओम के नियम से। और इसका मात्रक होता है बच्चे ओम। इसका मात्रक क्या होता है बच्चे? ओम। या फिर ओम ना लिखते हुए आप ऐसा भी बना सकते हो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। आर इज इक्वल टू वी बाय आई। ओम ना लिखते हुए आप इसे ऐसा भी बना सकते हो। आगे देखिए भाई, क्या ओम की, एक ओम की परिभाषा। अब बच्चे बड़े साधारण से तरीके से प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई। कौन सा नियम उपयोग करा है? मैंने उपयोग करा है ओम का नियम। कमेंट में लिखते जाएगा तो सारी बातें, ओम का नियम। आगे, अब भाई कब करंट के रास्ते में, कब धारा के रास्ते में दिक्कत बढ़ेगी और कब धारा के रास्ते में दिक्कत कम होगी, हम कैसे पता लगाएंगे? तो धारा के रास्ते में दिक्कत का बढ़ना या धारा के रास्ते में दिक्कत का कम होना किन किन बातों पर डिपेंड करता है? धारा के रास्ते में, धारा के मार्ग में अवरुद्ध, धारा के मार्ग में अवरुद्ध ही तो कहलाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो प्रतिरोध का मान तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। जितना लंबा रास्ता आप दोगे ना तार का, जितना लंबा रास्ता दोगे ना विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए, उतना ज्यादा प्रतिरोध होता जाता है। तो भाई जितनी अधिक तार की लंबाई उतना ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा। आया समझ? आगे देखें, तार की मोटाई पर जितना मोटा वायर आप दोगे ना, जितना मोटा वायर दोगे ना, तो प्रतिरोध का मान भी उतना कम होता जाएगा। तो तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का उतना कम होता जाता है। और पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब तांबे के लिए अलग प्रतिरोध होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग प्रतिरोध होगा, लोहे के लिए अलग प्रतिरोध होगा। तो पदार्थ की प्रकृति पर मतलब प्रतिरोध का मान अलग अलग मटेरियल, अलग अलग माध्यम पर डिपेंड करता है। बोलो चमका। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके बच्चे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहां से लेकर आए हम? प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। हमें बड़े टफ लगते थे, अब देखो कोई टफ नहीं लगने वाला आपको। अब विद्युत प्रतिरोधकता से क्या समझते हैं? ओपी कॉन्सेप्ट। ओपी कॉन्सेप्ट भाई, इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जरूर लाया हूं मैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे विद्युत प्रतिरोधकता, अब हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है ना, हम जानते हैं जो प्रतिरोध है ना वो किन बातों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध मतलब आर, समझना ध्यान से, प्रतिरोध मतलब आर सबसे पहले समानुपाती होता है लंबाई के। आर प्रोपोर्शनल एल, मतलब प्रतिरोध का मान लंबाई के साथ बढ़ेगा। अधिक जानकारी के लिए पिछली वाली स्लाइड को एक बार ध्यान से देखें। आगे देखें भाई, प्रतिरोध का मान कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा अगर मैं मोटाई को बढ़ा दूंगा, तो मतलब व्युत्क्रमानुपाती। आया? व्युत्क्रमानुपाती। लो भाई दोनों को मिलाकर लिख दो तो कंबाइंड, माफ कीजिएगा हिंदी में लिखना पड़ेगा, एक व
2 से समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिख दो तो R प्रोपोर्शनल L बाय A। हम समानुपाती का चित्र हटाकर कुछ नियतांक लगाएंगे और इस जगह पर हम एक नियतांक लगाएंगे रॉ। हम क्या नियतांक लगा रहे हैं बच्चे? रॉ। जहां पर रॉ एक नियतांक है और इस रॉ को ही कहा जाता है क्या? विद्युत प्रतिरोधकता। इस रॉ को ही क्या कहते हैं बच्चे? हम विद्युत प्रतिरोधकता। बच्चे समझे? अब विद्युत प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बताओ सर। विद्युत प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो गया R इंटू ए बाय एल। आ गया? लो भाई रॉ का। अब रॉ का मात्रक बताओ सर। लो सर, आ गया ओम मीटर। क्या आ गया इसका मात्रक? ओम मीटर। तो विद्युत प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ के, किसी भी चालक के पदार्थ पर डिपेंड करती है। अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है। विद्युत प्रतिरोधकता किसी भी चालक के माध्यम या फिर पदार्थ पर डिपेंड करती है। अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है। बोलो क्लियर? आई होप आपको बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आंतरिक प्रश्न जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसके बेसिस पर बहुत सारे बनते हैं। चलो, आई होप आपको समझ आया होगा। तो भाई जानता हूं, मानता हूं, पहचानता हूं, आपकी हंसी और आपकी कलाकारी बता रही है कि आप क्या सोच रहे होगे। तो भाई आगे देखें, आगे देखें भाई। अब प्रतिरोधकता के बारे में कुछ तथ्य। हमने प्रतिरोधकता पढ़ लिया जो कि पदार्थ के माध्यम पर डिपेंड करता है, जो कि चालक तार के माध्यम पर डिपेंड करता है। और इसके बारे में कुछ बातें कि भाई प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के साथ नहीं बदलती डिपेंड करती है तापमान। तो लो भाई, प्रतिरोधकता तापमान पर भी डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता तापमान पर भी डिपेंड करती है। दूसरा, धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का मान यहां से यहां तक होता है, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻�6 तक होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है और मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन मतलब दहन नहीं होता है। इसका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ये समझना बच्चे, तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। मतलब हमारे घरों में जो बिजली के तार उपयोग होते हैं ना, तांबा और एल्यूमिनियम के ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है बच्चे? कम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों तांबा और भाई एल्यूमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। प्रतिरोधकता कम होती है तो बिजली में जब जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको दिक्कत भी नहीं होगी, और दिक्कत भी नहीं होगी तो ज्यादा आसानी से धारा प्रवाहित होगी, ज्यादा आसानी से धारा प्रवाहित होगी। इसलिए तो हमने तांबा व एल्यूमिनियम लिया है। बोलो क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। हम प्रतिरोध का कौन सा संयोजन समझ रहे हैं? श्रेणी क्रम। अब पहले श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? पहले श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या? जब सारे प्रतिरोधों को एक लाइन में जोड़ दिया जाए। सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब सारे प्रतिरोधों को एक लाइन से जोड़ दिया जाए कि पहले प्रतिरोध का अन्य बिंदु अंत बिंदु दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभ बिंदु से जुड़ जाता है। मतलब जहां पर ये वाला प्रतिरोध खत्म हो रहा है ना, वहां पर ये वाला प्रतिरोध शुरू हो रहा है। यहां पर दूसरा प्रतिरोध खत्म हो रहा है ना, तो यहां पर पहला प्रतिरोध शुरू खत्म हो रहा है। तो भाई जब हम सारे के सारे प्रतिरोधों को एक लाइन में जोड़ देते हैं ना, एक सरल रेखा में एक लाइन से जोड़ देते हैं ना, तो इस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। अब इसकी खासियत है, इसकी खासियत क्या है कि मान लो अगर इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें से भी आई, इसमें से भी आई और इसमें से भी आई, तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हमेशा कैसा रहता है? समान। अब भाई हम समझते हैं कि हम श्रेणी क्रम में जो धारिता, श्रेणी क्रम में जो हमारा क्या कहते हैं प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का मान क्या आएगा? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान क्या आएगा? अब अच्छे देखें, ओम के नियम से हम जानते हैं V = क्या होता है? IR। हम पहले वाले के लिए बात करें, हम पहले वाले रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? विभव का मान I1, धारा तो I ही रहेगी और R1। सेम टू सेम दूसरे वाले के लिए V2 = कितना हो जाएगा? IR2। सेम टू सेम तीसरे वाले के लिए V3 = कितना हो जाएगा? IR3। अब बच्चे कुल विभव निकालना है मुझे इस परिपथ का। क्या निकालना है बच्चे? कुल विभव। तो कुल विभव का मान V = V1 + V2 + V3, जिसमें से विभव इसका विभवांतर है, V2 इसका विभवांतर है और V3 इसका विभवांतर। तो कुल विभव के मान मतलब इन दोनों के मध्य के विभवांतर को निकालने के लिए मैं यहां पर एक विभव मापी लगा दिया। इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा। इन तीनों का जो योग होगा ना वो V से प्रदर्शित किया जाएगा। अब V का मान देखिए, V का मान आप ऊपर लिख चुके हैं IR,
V1 का मान क्या लिख दिया आपने ऊपर, IR1 ये लिखा है सबूत, V2 का मान IR2 ये लिखा है सबूत, V3 का मान लिख दो सर IR3, IR अपनी जगह है सर, I कॉमन ले लो, बच क्या रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल, तो तुल्य प्रतिरोध का मान R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो क्लियर। मान लो माना कि n प्रतिरोध जुड़े हैं। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं बच्चे, n प्रतिरोध जुड़े हैं। तो जब n प्रतिरोध जुड़े होंगे ना, तो इस स्थिति में हम n तक ले जाएंगे। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 चलने दो कहां तक बच्चे, Rn तक। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 चलने दो कहां तक बच्चे, Rn तक। बोलो क्लियर है या नहीं बच्चे। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको लाल कलर से लिखूंगा क्योंकि लाल कलर ज्यादा आसानी से आपको दिखता है। इसका कारण आप पिछली वाली स्लाइड में समझोगे, पिछले वाले चैप्टर में समझोगे भाई। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन में। अब समांतर क्रम संयोजन को हम कैसे पहचानेंगे। समांतर क्रम संयोजन कहता है कि सारे प्रतिरोधों का एक सिरा एक तरफ जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है। फिर से, समांतर क्रम संयोजन का मतलब होता है कि जब सारे प्रतिरोधों का एक सिरा एक तरफ जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़ा हुआ। अब दूसरे शब्दों में समांतर क्रम संयोजन में भाई, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में सबके पास धारा अलग अलग जाती है। तो भाई मान लो यहां से प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो इसमें से प्रवाहित धारा का मान I1 होगा, इसमें से प्रवाहित धारा का मान I2 होगा, इसमें से प्रवाहित धारा का मान I3 होगा। बच्चे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के संयोजन पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनके लिए आप स्पेशली प्रिपेयर रहना। तो भाई समझे ध्यान से। तो I इज इक्वल टू कुल धारा आप कैसे निकालोगे भाई, कुल धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे निकालोगे ना। अब ओम का नियम लगा दो भाई। ओम का नियम याद है आपको, ओम के नियम से, ठीक है, कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया हुआ ओम का नियम। अब आप जानते हो I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V बाय R होता है ना। तो अगर मैं बात करूं R1 के लिए, अगर मैं बात करूं R2 के लिए, अगर मैं बात करूं R3 के लिए, तो देखिए R1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V बाय R1। अब एक बात याद रखना, जब भी हम समांतर क्रम की बात करेंगे ना, तो समांतर क्रम में विभव हमेशा समान रहता है। इन दोनों बिंदुओं A और B के मध्य का जो विभवांतर होगा ना, वो हमेशा एक जैसा होगा। तो मतलब इसका विभवांतर अगर V है ना, तो इसका भी V होगा और इसका भी क्या होगा, V। इसका विभवांतर V है तो इसका भी V और इसका भी क्या हो जाएगा, V। अब बच्चे समझे, I1 इज इक्वल टू V बाय R1, तो I2 इज इक्वल टू V बाय R2। सेम टू सेम I3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, V बाय I3। इन तीनों मान को मैं ऊपर पुट कर दूं, तो I की जगह ये मान क्या है, V बाय R। I1 की जगह क्या पुट करते हैं भाई, V बाय R1। I2 की जगह V बाय R2। सेम टू सेम V बाय R3। V से V लेकर एलिमिनेट, तो यहां पर मेरा मान 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बोलो क्लियर बच्चे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो भाई इसी के साथ मुझे 2 सेकंड का रेस्ट दीजिए और जब तक आप ये सारी बातें नोट कीजिए। तो बच्चों मैं वापस आ गया हूं। 2 सेकंड की परमिशन ली थी आपसे, लेकिन लगभग 5 सेकंड हो गए, गला सूख गया था भाई, पानी पीना था मुझे, तो मैं वापस आ गया हूं आप सभी के साथ। बच्चों श्रेणी क्रम समांतर क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और कम से कम 2 बार रिपीट करके, कम से कम 2 बार रिपीट करके इसको देखना। बहुत, एक बार नोट्स बनाओगे ना जब आप, तो नोट्स से जब आप डिटेल नोट्स बनाओगे ना, तो वह बहुत ईजी होने वाला है। अब बच्चे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कहता है कि 4, 8, 12 व 24 ओम के प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन में अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो मेरे पास एक कुंडली है जिसके प्रतिरोध का मान 4 ओम है, एक कुंडली है जिसके प्रतिरोध का मान 8 ओम है, एक कुंडली है जिसके प्रतिरोध का मान 12 ओम है, एक कुंडली है जिसके प्रतिरोध का मान 24 ओम है। मुझे इन्हें किस तरह से जोड़ना है कि एक बार में धारा का मान, एक बार में प्रतिरोध का मान अधिकतम हो और एक बार में प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो। तो समझते हैं भाई, पहले मैं मान लेता हूं कि मैंने इन्हें जोड़ा श्रेणी क्रम में। मैंने इन्हें किस में जोड़ा बच्चे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र तो आपको याद ही होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो लो भाई, R इज इक्वल टू R1 का मान, पहले प्रतिरोध का मान 4, R2 दूसरे प्रतिरोध का मान 8, तीसरे प्रतिरोध का मान 12, चौथे प्रतिरोध का मान 24। तो लो भाई, 8 4 12, 12 12 24, 24 24
48 ओम। तो लो भाई प्रतिरोध का मान कितना आ गया 48 ओम। किस में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी का मैं यहां पर एस लगा देता हूं। श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया एस। अब बात करें हम समांतर क्रम की। अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी? समांतर क्रम की। अगर हम बात करें सेम टू सेम बातें समांतर क्रम की, तो सूत्र तो आपको याद ही होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस 1/r4। क्योंकि 4 प्रतिरोध हैं इसलिए मैं 4 बार में ये बातें कर रहा हूं। अब बच्चे देखें 1/r तो हमें कैलकुलेट करना है। 1/r1 का मान मेरे पास था 4, 1/r2 का मान मेरे पास कितना था 8, R3 का मान मेरे पास कितना था 12, R4 का मान मेरे पास कितना था 24। जब मैं इन सभी का एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 24। आप एलसीएम निकाल कर देख लें। 24 से डिवाइड करा 4 को तो आंसर आया 6, 8 से डिवाइड करा 24 को तो 3, 12 से डिवाइड करा 24 को तो 2, 24 से डिवाइड करा 24 को तो 1, तो 6 3 9 और 3 12/24। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो R का मान मेरे पास आ रहा है 2 ओम। अब ये समांतर क्रम था, मतलब पैरेलल। अब आप दोनों में से आंसर दीजिए कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। भाई आंखें खुली रह गई, आंखें खुल के आ गई हमारे सामने। इससे हमें क्या पता चला कि प्रतिरोध के मान को अगर बढ़ाना है ना तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ो। प्रतिरोध के मान को अगर बढ़ाना है ना तो श्रेणी क्रम में जोड़ो। भाई इसी से बात क्लियर हुई कि प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए हमें श्रेणी क्रम संयोजन करना चाहिए और प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए समांतर क्रम। ठीक है, आगे देखें भाई, दिए गए विद्युत ये इसको ट्राई करो, इसको ट्राई थोड़ा सा। मैं ये वाला किस में जुड़े हुए हैं, चलो मैं करा देता हूं, है ना। तो भाई इस वाले सर्किट को इस वाले सर्किट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो अगर एलसीएम लोगे तो 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3/2 और 1/r। तो r का मान कितना आ गया बच्चे 2/3। तो इस पूरे की जगह आप क्या लगा सकते हो 2/3। अब इस पूरे की जगह भी आप क्या लगा पाओगे 2/3। अब तुल्य प्रतिरोध लगा दो तो इसका मान कितना हो गया बच्चे 2/3, है ना। और एक प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का और एक प्रतिरोध ये हो गया 2/3। तो लो भाई कुल प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये समांतर में थे, ये किस में जुड़े हुए हैं श्रेणी में। तो लो भाई कुल प्रतिरोध का मान R इक्विवेलेंट मतलब कुल प्रतिरोध का मान 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3। एलसीएम ले लो, 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 2 आएगा, तो 6 4 10। तो R E का मान कितना आ रहा है बच्चे 6 4 10/3 ओम। आया भाई समझ, आया भाई समझ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना बच्चे, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना। पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करके जरूर देखना भाई। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ आने लगेंगी। आगे देखते हैं भाई, ये देखो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। मैंने जितने भी कलेक्शन लिए ना क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट लिए बेटा, इधर उधर के टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चन मैंने लिए ही नहीं है। क्योंकि बच्चे हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको वही चीजें प्रोवाइड करें, वो सारी चीजें प्रोवाइड करें जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएं, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएं, जो आपके स्कोर को बढ़ाएं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा उसी का स्कोर ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा, जिसके पास नॉलेज होगी वही तो ज्यादा स्कोर करेगा, जिसके पास नॉलेज नहीं होगी वो ज्यादा स्कोर कैसे करेगा। तो भाई सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत उपकरणों में, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है ना बच्चे, उसमें सारे उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। पता है क्यों? इसका कारण से पूछा हुआ है कि विद्युत उपकरणों की बैटरी को श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, इसके फायदे बताइए। तो इसका पहला फायदा होता है कि समांतर परिपथ में हर एक विद्युत परिपथ का एक एक अवयव अलग अलग तौर पर काम करता है। जितने भी अवयव है ना वो अलग अलग तौर पर काम करेंगे। भाई सेल के पास अलग करंट जाएगा, सेल के पास अलग करंट जाएगा, उसके बाद जितने भी, जैसे हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है उसके पास अलग करंट, ट्यूबलाइट लगी हुई है उसके पास अलग करंट जा रहा है, पंखा लगा हुआ है उसका अलग करंट जा रहा है, टीवी लगी हुई उसका अलग करंट जा रहा है, क्योंकि समांतर क्रम में धारा का मान विभिन्न विभिन्न हो जाता है। तो इस स्थिति में, और एक बात और, अभी इससे पहले हमने सबूत लिया कि समांतर क्रम में भाई प्रतिरोध का मान क्या होता है कम। तो जब भी हम सारे उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो भाई उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा घटेगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा घटेगा। उसके अलावा
मान लो आपने एक टीवी को बंद कर दिया, आपने टीवी को बंद कर दिया, तो और कोई एपरेटस बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे घरों में समांतर क्रम का संयोजन होता है। तो अगर एक एपरेटस बंद हो जाता है, अगर एक अवयव बंद हो जाता है, तो सारे अवयव पर धारा प्रवाहित होती रहती है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अतिरिक्त यदि कोई एक घटक काम करना बंद कर देता है, तो परिपथ में धारा प्रवाह नहीं टूटेगा, दूसरे उपकरण सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो सारी बातें आपको समझ आई? चलो भाई आगे समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ओपी अलर्ट, अगेन कौन सा अलर्ट है? ओपी। एक परिपथ में कुछ संख्या में बल्ब लगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक परिपथ में कुछ बल्ब लगे हुए हैं, बताइए कि बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हैं, हमें पहचानना है। अब बच्चे एक बल्ब के यूज होने पर सारे परिपथ में धारा प्रवाहित, यूज नहीं है बच्चे, ये फ्यूज है। एक बल्ब के फ्यूज होने पर सारे परिपथ में धारा प्रवाहित रुक जाती है। तो भाई याद करो, जब एक एपरेटस बंद होगा सारे एपरेटस बंद हो जाएंगे, तो कौन सा संयोजन होगा बच्चे? श्रेणी संयोजन। तो पहला संयोजन कौन सा है बच्चे? कौन से संयोजन में जुड़े हुए हैं बच्चे? श्रेणी संयोजन। और दूसरा संयोजन कि भाई वही बल्ब बंद होता है जो कि यूज हुआ है, मतलब समांतर संयोजन, क्योंकि सबके पास अलग अलग धारा जाएगी। सबके पास कैसी धारा जाएगी? अलग अलग धारा, और अलग अलग धारा जाएगी तो एक बंद भी हो गया ना, तो हमें दूसरे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा संयोजन है? समांतर संयोजन। आया समझ? अब भाई ये तो आप खुद करके, हिंट में दे देता हूं, एक ये इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले के पेपर में आ चुके हैं। कि भाई एक परिपथ मान लीजिए जिसमें R1 R2 और R3 के मान दिए गए हैं 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। तो ये दिया है हमें 5 ओम, और R2 दिया है कितना? 10 ओम, और R3 दिया है हमें कितना? 30 ओम। ठीक है। अब बच्चे क्या करना है, इससे 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो एक बैटरी लगी होगी जिसका मान कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। आपको प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो बच्चे देखो, R1 इज इक्वल टू V/I1, ऐसे निकालोगे ना। अब बच्चे R2 इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा मुझे धारा का मान निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू V/R1। तो V का मान कितना दिया है? 12, और पहले वाले प्रतिरोध का मान कितना है? 5। तो लो भाई 12/5, तो ये आ रहा है 2.2 एम्पियर। आया 2.2 एम्पियर। अब देखो दूसरे वाले में से प्रवाहित धारा का मान V/R2, ओम का नियम लगा रहा हूं बच्चे में, क्या लगा रहा हूं बच्चे में? ओम का नियम। V/R2, V का मान कितना दिया है? 12, और R2 का मान कितना दिया हुआ है बच्चे? दूसरा 10। तो ये लो 1.2 एम्पियर। दूसरा I3 का मान, I3 का मान क्या हो जाएगा? V/R3। V का मान कितना दिया हुआ है? 12, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 30, तो 0.4 एम्पियर। ठीक है बच्चे, आया? क्लियर हो गया होगा आपको सारी बातें। अब भाई ध्यान से सुने, ये एक बार इसको 0.4, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 से 3 को डिवाइड करेंगे 4, लगभग 4, 0.4 के आसपास ही आएगा। अब परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? तो कुल धारा मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको ट्राई करें, अब I1 I2 I3 आपकी आंखों के सामने है, और कुल प्रतिरोध भाई कौन सा संयोजन है? भाई कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान आप आराम से निकाल लोगे, R इज इक्वल टू V/I। तो इसे भी ट्राई करें। होमवर्क, और ये तो आपकी आंखों के सामने, ये तो आपके, अब इसको ट्राई करें भाई। आधा क्वेश्चन मैंने करा दिया, आधा आप करेंगे। अब भाई आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। 2-4 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हमारे इस टॉपिक के, इस चैप्टर के। सुनना, ओपी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई। ये जितने कॉन्सेप्ट मैं आज लेकर आऊं ना, सारे के सारे कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है विद्युत धारा का तापी प्रवाह क्या होता है। अब बच्चे, विद्युत धारा जब भी किसी चालक में से प्रवाहित होती है तो 3 प्रभाव दिखाती है। पहला प्रभाव होता है चुंबकीय प्रभाव, जो कि अगला चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही चुंबकीय प्रभाव है भाई। दूसरा होता है तापी प्रभाव, तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। तो तापी प्रभाव क्या होता है? जब भी विद्युत धारा किसी चालक में से प्रवाहित होती है, तो उस चालक के तापमान में परिवर्तन हो जाता है, उस चालक का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस घटना को, इस परियोजना को, इस परिकल्पना को विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापी प्रभाव अंग्रेजी में कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी विद्युत चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। इस घटना को विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। बोलो क्लियर? तो भाई किसी भी प्रतिरोध युक्त चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में परिवर्तन, जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है। इसे बोला जाता है तापी प्रभाव।
इसे क्या कहते हैं बच्चे? तापीय प्रभाव। अब भाई उदाहरण, आपके घरों में हीटर होगा, आपके घरों में प्रेस होगी, आपके घरों में हीटर होगा, आपके घरों में प्रेस होगी, आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन होगा। ये सारे के सारे किस पर काम करते हैं? तापी। माइक्रोवेव ओवन लगभग थोड़ा डिफरेंट भी चलता है, डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रेस जो होती है, आपके घरों में बल्ब होता है, बल्ब को ऑन करते हैं, हम टच करके देखेंगे ना तो वो गर्म हो जाता है। जैसे भाई गुस्से में नाक गर्म हो जाती है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं होता। दिख रही है मुझे? आगे देखें, चालक में भाई फॉर्मूला, ये जो तापीय प्रभाव से जो ऊष्मा बनती है ना, उस ऊष्मा को आप आराम से गणना कर सकते हो, उस ऊष्मा की आराम से गणना कर सकते हो। कैसे? कि भाई मान लो एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी और एक प्रतिरोध और एक बल्ब लगा हुआ है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस स्थिति में चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए चालक के प्रत्येक भाग से हमें क्या प्रवाहित करना पड़ेगा बच्चे? ऊर्जा प्रदान करनी होगी। भाई देखो, मान लो कि भाई V वोल्टेज की एक बैटरी है जिसमें से Q आवेश प्रवाहित होता है और इस आवेश को प्रवाहित करने में कुछ ना कुछ वर्क किया गया है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? याद करो, विभव का फॉर्मूला। विभव के फॉर्मूले को मैंने चेंज किया है, W = V × Q। W = V × Q। अब हम जानते हैं कि I का मान क्या होता है? Q/T। तो Q का मान मैं यहां से निकाल लूंगा, तो Q का मान क्या हो जाएगा? लो भाई, एक फॉर्मूला आपका W ये आ गया। अब बच्चे हम जानते हैं कि V की जगह ओम के नियम से हम क्या पुट कर सकते हैं? IR। V ये लिखा हुआ है ओम के नियम अनुसार V = IR। तो लो भाई, एक और फॉर्मूला आ गया कार्य का। और बच्चे आप चाहो तो यहां से R की वैल्यू भी पुट कर सकते हो ओम के नियम से, दैट इज V/I। तो इस स्थिति में हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाते हैं। बच्चे जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है ना, वो कार्य के रूप में गणना की जाती है। किसी भी वस्तु की ऊर्जा का जो गणना की जाती है वो कार्य के रूप में की जाती है, और ये की गई है। बोलो क्लियर? बच्चे फॉर्मूला, मेन इंटेंशन मेरा सिर्फ आपको फॉर्मूला बताने का था, जो कि अगली स्लाइड में आपको अलग से मिल जाएगा। बच्चे ये बहुत 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 बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। मैंने जितना कलेक्शन लिया है ना, सारे पुराने साल के पेपर से उठाकर लिया है। हर बात को मैंने यही सोचकर बनाया है कि आपके काम आए। भाई टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन, कुछ कैलकुलेट करोगे ना, कुछ ही दिन बाकी हैं एग्जाम आने में। तो भाई क्वेश्चन है यह है कि विद्युत प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण तो भाई कैसे करते हैं? भाई किसी भी चालक में से प्रवाहित धारा, उसमें से प्रवाहित होने वाले जो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, लिखा हुआ है भाई। अब अच्छे देखें, किसी भी धारक में से प्रवाहित धारा उसके किसी भी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और किसी भी चालक में से उत्पन्न ऊष्मा उसमें से समय के समानुपाती होती है। इन्हें जूल नियम भी कहा जाता है भाई, इन्हें जूल नियम भी कहा जाता है, जूल के ऊष्मा के नियम। ठीक है, इन्हें जूल के नियम भी कहा जाता है, जूल के ऊष्मा के नियम। तो ये कहता है कि H = I², H = R एंड H = T। इन तीनों को मिलाकर लिख दो तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है HI² RT। ज्यादा जानकारी के लिए इस वाले फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लें, ये लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूला का हम यहां पर जूल के नियम से प्रतिपादन कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, और कुछ नहीं। भाई देखो, आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे फॉरवर्ड करके देखोगे, समझो, पैशनेट हो, माना कि मन नहीं लगता, माना कि एनर्जी नहीं बनती, लेकिन हर चीज भाई जो पसंद हो वो हमारे हिसाब की है वो जरूर नहीं। थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, थोड़ी दिक्कतें तो होंगी, थोड़ी परेशानियां तो होंगी। प्रतिरोध तो आएगा जिंदगी में, प्रतिरोध से ही तो हमें निपटना है भाई, प्रतिरोध से ही तो हमें निपटना है। तो भाई आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के कुछ अनुप्रयोग, जैसे ये लगा हुआ है बल्ब, आपने देखा हो घर में बल्ब लगा हुआ है भाई। कपड़े खराब हो जाते हैं, खराब इन द सेंस उस पर जिगजैग लाइंस बन जाती हैं, शल हो जाते हैं, तो उन्हें क्लियर करने के लिए आयरन का यूज करते हैं। और टोस्टर ये सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं? ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आगे इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर। सर्दी के दिन है भाई, बहुत खतरनाक सर्दी हो रही है यहाँ जिस शहर में मैं हूँ, वहां तो सर्दी में मजा आ जा रहा है, इतनी सर्दी लग रही है, मैं तो दिन भर कांपता रहता हूँ, ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। तो भाई इस सर्दी से बचने के लिए मैं कभी कभी हीटर जला लेता हूँ। पहले के जमाने में लोग आग जलाते थे, आजकल के जलाते हीटर। तो हीटर के अंदर एक नाइक्रोम का तार लगा होता है जिसका प्रतिरोध और गलनांक, प्रतिरोध मतलब बहुत ज्यादा होता है, उसमें से धारा प्रवाहित होने नहीं देता वो, और गलनांक मतलब वो बहुत जल्दी गलता नहीं है, उसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है। तो जब इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मुझे ठंड कम लगती है। आपने देखा होगा विद्युत हीटर के बारे में। उसके बाद विद्युत बल्ब।
विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है और इसके अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है जो कि निष्क्रिय होती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई विद्युत बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस का उपयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन टंगस्टन के साथ रिएक्ट कर लेगी, ऑक्सीजन टंगस्टन के साथ प्रतिक्रिया कर लेगी, तो इसलिए इस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए हमने कौन सी गैस भरी, ऑर्गन गैस भरी। क्योंकि भाई फिलामेंट का जो होता है ना प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर फिलामेंट प्रकाश उत्सर्जित करता है और साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है। उसके बाद विद्युत स्त्री, विद्युत स्त्री ओ स्त्री कलाना वाली स्त्री नहीं, ओ स्त्री कलाना वाली स्त्री नहीं, विद्युत स्त्री जो कि कपड़ों को प्रेस करते हैं, हम कपड़ों पर स्त्री करते हैं वो वाली। तो विद्युत स्त्री भी एक जूल के तापन नियम पर कार्य करता है। स्त्री के अंदर जो होता है अभ्रक की एक चादर होती है, एक प्लेन सी चादर लगी होती है जिसका प्रतिरोध नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम के बारे में अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है। बच्चे ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं बच्चे, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सारी बातों को अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे बच्चे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाते हैं। अब भाई लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये विद्युत धारा की परिभाषा तो हो चुकी है, ये तो हो चुकी है, इसको तो नहीं करना है आगे। अब भाई शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा विद्युत शक्ति कर देता हूं भाई, थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, विद्युत शक्ति करना पड़ेगा। ये लो भाई थोड़ी सी मेहनत कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, विद्युत धारा को विद्युत शक्ति कर देता हूं। ये लो भाई येलो कलर हटा दिया, ब्लैक कलर से मैं इसको शक्ति कर देता हूं। तो ये लो भाई अब हो गया सही। अब विद्युत शक्ति, शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर, विद्युत शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो भाई किसी भी चालक में कार्य जितनी तेजी से वो अपने अंदर आवेश का उपयोग कर रहा है ना, उस स्थिति को कहते हैं, हम उस कंडीशन को कहते हैं शक्ति। तो आवेश के आधार पर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। अगर कोई कार्य करता है t सेकंड में, w कार्य करता है, तो इस स्थिति में शक्ति का सूत्र क्या होता है, w/t, कार्य बटे समय। अब बच्चे विद्युत धारा की स्थिति में जो हम शक्ति निकालते हैं ना, P = VI, क्या क्या फॉर्मूला उपयोग होता है बच्चे, या तो फिर P = VI, या फिर I²R, या फिर V²/R। अब इसका जो मात्रक होता है, सबसे सामान्यतः उपयोग में जो मात्रक उपयोग किया जाता है वो होता है वॉट। सबसे सामान्य उपयोग किया जाने वाला मात्रक क्या है बच्चे, वॉट। इसके बाद देखें बच्चे, अब इसके अलावा कुछ और भी मात्रक होते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है भाई 1000 वाट, ठीक है। उसके बाद 1 मेगावाट मतलब 10⁶ वाट, ठीक। और इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिट भी होती है शक्ति के बारे में, इंजीनियरिंग भी यूनिट का भी उपयोग किया जाता है। जैसे 1 अश्व शक्ति, अरब शक्ति लिखा है भाई, अश्व शक्ति कहते हैं, इसका मतलब होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। अब भाई हमारे घरों में जो आती है ना ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आती है, वो वाट घंटा के आधार पर आती है। किसके आधार पर आती है, वाट घंटा में, जिसे हम बोलते हैं ना यूनिट। कितना कि भाई कितने यूनिट बिजली जली, कितना हमारे यहाँ बिजली का बिल आया, उसमें लिखा होता है कि इतने यूनिट बिजली जली, तो वो कैसे, kWh, मतलब वाट घंटा के आधार पर गणना की जाती है। आज आप बिजली का बिल देखो ना, बिजली के बिल में देखना लिखा होगा कितनी यूनिट बिजली जली है। आगे समझना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू एंड दिस क्लास आफ्टर दिस। क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, V का मान क्या है, 220 वोल्ट, और I का मान कितना दिया हुआ है, 0.5। आपको निकालना है पावर, शक्ति, VI। तो बच्चे P = V का मान कितना दिया हुआ है, 220, और इसका मान, धारा का मान 0.5। तो शक्ति का मान कितना आ गया, 110 वाट, 110 वाट आ गया। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। बच्चे कॉन्सेप्ट से भरी हुई क्लास थी, सारे बेसिक बिल्डिंग की क्लास थी। पूरी कोशिश करिए कि आपको एक एक बात बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत आसानी से समझ आए। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं बच्चे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद फुल एनर्जी, विद फुल एंथुसियाज्म। 1 शॉर्ट लेक्चर है बच्चे, डिटेल में आपको सारी बातें बताई जाएंगी, 1 शॉर्ट के अंदर, 1 लेक्चर के अंदर। तो ध्यान से कम 2 बार रिपीट करके देखिएगा, यकीन मानिएगा आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको ना समझ आए। इन केस ना समझ आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, टाटा मेरे बच्चों, बाय 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 बाय।